लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हमको एक चीज क्लियरली जानने को मिली कि इलेक्ट्रॉन की निश्चित स्थिति का पता लगाना संभव नहीं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के निश्चित रास्ते का पता लगाना भी संभव नहीं। इसका मतलब जो बोर का सिद्धांत था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा के वृत्ताकार पथ में घूमता है, वो बात सही नहीं है, क्योंकि निश्चित पथ तो हो ही नहीं सकता। जब हम उसका निश्चित स्थान ही नहीं जान रहे हैं तो निश्चित पथ भी नहीं जान सकते। फिर बारी आई एक और नए टर्म की, जिसको हमने कहा कक्षक। कक्षक क्या है? तो अब ये बात क्लियर हो गई कि नाभिक है परमाणु का, तो इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे लकीर में नहीं चलता। इलेक्ट्रॉन के लिए ऊर्जा स्तर होगा ऐसा मोटी पट्टी जैसा, इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पर पाया जाता है, ये माना गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम हो, इसी को कक्षक कहा जाता है। ठीक है ना? तो नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम, उसी को कहते हैं कक्षक। अब कक्षक की अवधारणा के बाद एक बात और नई आई, जिसको हम कहते हैं श्रोडिंगर समीकरण या क्वांटम यांत्रिकी की शुरुआत। क्या है क्वांटम यांत्रिकी? वास्तव में पुराने नियम, जिनमें न्यूटन का गति का नियम मूल नियम है, उन नियमों के समूह को अगर देखा जाए तो वो ये मानते हैं कि पदार्थ या द्रव्य अलग चीज है, तरंग या ऊर्जावान चीजें एकदम अलग है, दोनों में कोई मेल नहीं माना गया। लेकिन नया सिद्धांत कहता है कि दोनों में कुछ मेल है। तो इस नए सिद्धांत को ही हमने कहा क्वांटम सिद्धांत या क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स का जो यांत्रिकी, क्वांटम यांत्रिकी का जो मूल समीकरण है, ये मूल समीकरण कहलाता है श्रोडिंगर समीकरण। श्रोडिंगर समीकरण है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर E माइनस V साई इक्वल्स टू 0। बड़ा लंबा चौड़ा सा समीकरण है। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ जो साई या त्रिशूल जैसा निशान है, ये कहलाता है तरंग फलन। इसको हम कहते हैं तरंग फलन। एक्स, वाई और जेड निर्देशांक है, यानी एक्स, वाई, जेड अक्ष को निरूपित करते हैं। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, h प्लैंक स्थिरांक है, E कुल ऊर्जा है, V स्थितिज ऊर्जा है, और ये समीकरण हो गया। अब जरा इस समीकरण की व्युत्पत्ति देखनी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो यूट्यूब पे आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है?
श्रोडिंगर समीकरण की व्युत्पत्ति। तो किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा दो ऊर्जाओं का योग होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा E बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, हिंदी में कहेंगे गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा। तो E बराबर गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv², और इसको कैपिटल V से लिखेंगे। ये हो गया हमारा समीकरण ए। अब जरा इसको चेंज करते हैं हम थोड़ा सा। इसमें हम क्या करेंगे, 12mv² है, इसमें गुणा m/m कर देते हैं। अभी मैं कर रहा हूं, फिर उसको डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए ये क्या हो गया आपका mm²/v, तो ये आ जाएगा 1/2 m²v²/m। ये मैं यहां लिख सकता हूं। तो अब हम डायरेक्टली मैं वही करूंगा आपका, इसको अभी समीकरण 1 मानने की बजाय E हो जाएगा 12m²v²/m प्लस v। अब इसको एक समीकरण मान लेते हैं। अब डी ब्रॉगली समीकरण से हम इसकी तुलना करेंगे। डी ब्रॉगली समीकरण क्या है? डी ब्रॉगली समीकरण लैम्डा h/mv। तो mv क्या हो जाएगा? h/लैम्डा। तो m²v², इसलिए m²v² बराबर हो जाएगा h²/λ²। इस मान को यहां रखें। तो समीकरण 1 में मान रखने पर क्या मिलेगा हमको? E बराबर 1/2m, ये तो नीचे रह गया, गुणा h²/λ² प्लस v, या ओवरऑल इसको हम लिख सकते हैं E h²/2m❑λ² प्लस कैपिटल V, ठीक है। अब इसमें हम v को दूसरी तरफ भेज देते हैं, पक्षांतरित कर दें, तो ये आ जाएगा E - v इक्वल्स टू h²/2m❑λ²। इक्वेशन नंबर 2 मान। या एक स्टेप और बढ़ाया जा सकता है, आप चाहें तो हम इस लैम्डा को इधर भेज देते हैं और ये पूरे को नीचे ले देते हैं। तो हमको मिल जाएगा λ² बराबर h²/2m ब्रैकेट में E - v, समीकरण 2। अब एक बात ध्यान रखें कि किसी गतिशील तरंग के लिए, जो तरंग की गति से घूम रहा है, किसी एक अक्ष के लिए जो उसका समीकरण होता है वो ऑलरेडी दिया हुआ है। आप बीएससी फाइनल में पहुंचोगे तो और डिटेल में मिलेगा आपको, अभी शॉर्ट में दिया हुआ है। किसी सूक्ष्म कण के तरंग हेतु जो एक्स अक्ष पर गतिशील है,
समीकरण आता है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर साई अपॉन एच सॉरी अपॉन लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये समीकरण आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस लैम्डा स्क्वायर की जगह ये पूरा मान उठा के यहां रखेंगे, तो इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 से 3 में रखने अपॉन एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस भी साई को बाद में लिख देते हैं इक्वल्स टू 0। ये केवल एक्स अक्ष के लिए है। इसी प्रकार इसको हम समीकरण 4 मानेंगे। इसी प्रकार आई पर जेड अक्ष के लिए आएगा आपका समीकरण के लिए आप लिख सकते हो डेल स्क्वायर साई अपॉन एक्स की जगह वाई कर दो इस बार, बाकी सेम रहेगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ऐसे ही डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 5, ये समीकरण 6। इन तीनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए अगर समीकरण 5 6 सॉरी 4 5 व 6 से तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिलता है स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस जो पावर है वो लिख देंगे 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस बी साई बराबर 0। यही है आपका श्रोडिंगर समीकरण। और इसमें अगर हम सिर्फ इस हिस्से को दें स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर, तो इसके लिए हम एक उल्टा डेल स्क्वायर यूज कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं लाप्लासियन संकारक। तो ऐसे में इस पूरे समीकरण की जगह हम ऐसा केवल लिख सकते हैं डेल स्क्वायर साई प्लस पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो समीकरण 7 और समीकरण 8 आपका श्रोडिंगर का समीकरण है। 3 नंबर या 4 नंबर में अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देख लीजिए अच्छी तरह 2-3 मिनट।
इसके बाद हमको जो पढ़ना है वो है क्वांटम संख्याएं। 11वीं में भी पढ़ा है आपने, शायद 12वीं में भी। तो क्वांटम संख्याएं क्या है और क्यों चाहिए? देखिए, किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की क्या ऊर्जा है, क्या स्थिति है, क्या संवेग है, कैसा घूम रहा है वो, यानी इलेक्ट्रॉन का कुल मिला के जो एड्रेस है उसको हम 4 संख्याओं से दर्शाते हैं। इसको हम कहते हैं क्वांटम संख्याएं। क्वांटम संख्याएं। तो क्वांटम संख्याओं में अगर हम देखें तो सबसे पहली क्वांटम संख्या है मुख्य क्वांटम संख्या। इसके लिए जो चिन्ह इस्तेमाल होता है वो है स्मॉल n। तो मुख्य क्वांटम संख्या क्या क्या बताती है? सबसे पहला, ये हमको किसी इलेक्ट्रॉन के मुख्य ऊर्जा स्तर, इसी को हम कक्षा या कोश के बारे में जानकारी देती है, कोश। ठीक है। दूसरा, ये हमको इलेक्ट्रॉन की नाभिक से औसत दूरी बताती है कि वास्तव में इलेक्ट्रॉन नाभिक से कितना दूर है, त्रिज्या। तो इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी का ज्ञान इससे होता है। तीसरा, n का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा, 0 कभी नहीं हो सकता। चौथा, अधिकतम इलेक्ट्रॉन जो किसी कक्षा में हो सकते हैं वो है 2n²। तो अगर मान लो हमारी कक्षा यानी n 1 है तो उसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 का स्क्वायर 1 गुणा 2 होंगे। अगर कक्षा संख्या 2 है तो 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन। 3 है, 3 का वर्ग 9, 9 दूनी 18। इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये हो गया मुख्य क्वांटम संख्या। अब इसके बाद आते हैं हम अगली चीज पे। दूसरा है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तो द्विगंशी क्वांटम संख्या को L से दर्शाते हैं। इसको हम कई बार एजीमुथाल क्वांटम संख्या या कई बार कोणीय संवेग क्वांटम संख्या कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि पहली बात तो ये कि ये हमको क्या बताएगा? उपकोश या उप ऊर्जा स्तर के बारे में बताता है। और ये उप ऊर्जा स्तर कौन कौन है? तो S है, P है, D है, F है। इनके नाम भी है, अलग अलग नाम है ना? शार्प, परपेंडिकुलर, फंडामेंटल, इस तरीके से अलग अलग नाम है, पर उनका कोई खास ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है आपको। तो उप ऊर्जा स्तर। दूसरा, ये कक्षकों की आकृति बताते हैं। मतलब S कक्षक गोल होता है, P कक्षक डंबल आकार का होता है, में 2 डंबल होते हैं। ये जानकारी हमको किससे मिलती है? द्विगंशी क्वांटम संख्या से मिलती है। तीसरा, ये इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी बताता है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग भी बताता है, इसलिए इसको हम कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। चौथा, किसी
nवें कक्षा में n ही उपकोष होते हैं, n उपकोष होते हैं। जिनके L का मान, लिए L का मान 0 से n-1 तक होता है। कहने का क्या मतलब है? मान लो मैं जानना चाहता हूं कि हमारी कक्षा n में कुल कितने उपकोष हैं और उनके लिए L का क्या मान है और उसका विन्यास क्या लिखा जाता है। ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहली कक्षा में सिर्फ एक उपकोष मिलेगा जिसके लिए L का चिन्ह होगा 0 और उसको हम लिखते हैं 1s, यानी s के लिए L का मान कितना होता है? 0। दूसरी कक्षा में दो उपकोष होंगे, 0 होगा और 1 होगा। 0 होता है s²2s²2। तीसरी कक्षा में तीन उपकोष होंगे, 0 1 2 3s 3p 3p। इसका मतलब हुआ कि जो उपकोष है, कौन से उपकोष के लिए L का क्या चिन्ह होगा? S उपकोष के लिए चिन्ह होगा 0, P के लिए होगा, D के लिए होगा 2 और F के लिए मान होगा, ये फिक्स मान है, ये बदलते नहीं। इसके बाद बारी आती है मुख्य क्वांटम संख्या के बाद द्विगंशी, और द्विगंशी क्वांटम संख्या के बाद अगली चीज आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसको हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या बताता है कि ये हमको कक्षकों का अभिविन्यास बताता है। कक्षकों का अभिविन्यास, अभिविन्यास का मतलब कौन कहां कैसे रखा जाए। जैसे P डंबल आकार का होता है, पर E का एक डंबल x अक्ष पे होगा, एक डंबल y पे होगा, एक डंबल z पे होगा। ये इससे पता चलता है, ये पता चलता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। D। अब ये हमको और क्या बताएगा? ये हमको बताता है कि किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या जो होती है, ये बराबर होती है 2l+1, और इनके लिए m का मान जो होता है वो होता है -l से +l तक। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं उपकोष लिखता हूं, उसमें कितने कक्षक होंगे ये लिखता हूं और उसके लिए m का मान दर्शाता। तो s उपकोष के लिए, अच्छा इसका l का मान भी लिख दो, 0 होता है, तो कक्षक कितने होंगे? 2l+1, 2 × 0, 0+1 1। एक बॉक्स बनेगा और उसका मान होगा 0। P उपकोष के लिए L का मान होता है 1, तो 2 1 और 2 और 1 3, P में 3 बॉक्स बनते हैं, मान होता है -1 0 +1। D 2 होगा, 2 दूनी 4 और 1 5। जस्ट डबल करना है और डबल करके एक जोड़ देना है, -2 -1 0 +1 +1।
ये तरीका है अक्षर पता लगाने का। आखिरी क्वांटम संख्या है चक्रण क्वांटम संख्या। मौसम खराब है, लाइट जाने पे सिग्नल चला जाएगा, ठीक है, और देखते कब तक टिका हुआ है। चक्रण क्वांटम अंक, इसको दर्शाते हैं हम एस क्वांटम। ये क्या बताता है हमको? तो ये हमको इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा बताता है, और इस आधार पर एस के दो मान हो सकते हैं, या तो प्लस या तो माइनस 1/2, या तो +1/2 मान होगा या तो -1/2। तो अगर इलेक्ट्रॉन घड़ी की दिशा में घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो उसको हम एक सीधे तीर से दिखाएंगे ऊपर की ओर तीर, और उसके लिए एस का मान रखेंगे -1/2। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की विपरीत दिशा में, तो उसको उल्टे तीर से दर्शाएंगे और एस का मान हो जाएगा -1/2। तो इस तरीके से ये चारों क्वांटम संख्या समाप्त हुई। इनको अच्छी तरह पढ़िए, समझिए, क्योंकि 11वीं से आप पढ़ रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इनको अच्छी तरह पढ़ या समझ लेंगे, तो फिर कल मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि गणना कैसे, ठीक है ना? क्लियर? तो अभी छोटी कक्षाएं हैं, फिर धीरे धीरे कक्षा का समय बढ़ने लगेगा, और ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है, जल्दी खत्म भी हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है? किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, माइक अनम्यूट कीजिए, अपनी बात रख सकते हैं आप। 2 मिनट का समय दे रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले। नहीं, चलिए ठीक है, क्लास समाप्त करते हैं।